एस्पिरेंट्स, कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? और हमारी ये सीरीज़ कैसी चल रही है ये भी बताया करिए। तो आज का जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सामान्य भूगोल, जिसमें कि वर्ल्ड और इंडियन पर्सपेक्टिव से पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं। तो जिनका कि फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो आज उनको बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक खगोलीय वस्तु नहीं है? यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, खगोलीय वस्तु, जितनी भी मतलब चीज़ें जो पिंड, उपग्रह वगैरह, जितनी भी क्षुद्र ग्रह जो चीज़ें आसमान में ब्रह्मांड में पाई जा रही हैं, वो सारी खगोलीय वस्तु होती है। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सी नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर और क्वासर। तो देखिए, पल्सर है। पल्सर आपने अक्सर पढ़ा होगा पल्सर के बारे में। भंगुर तारा नाम से ही इसके जो है पता चल रहा है, इट्स अ स्टार। और कृष्ण मास्टर जो है वो मास्टर ना लिख के अगर कृष्ण विवर लिखा होता, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, तो ये ब्लैक होल की बात होनी तब होती, बट अभी क्योंकि यहाँ कृष्ण मास्टर लिखा हुआ है तो ये इसका यही जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि ये खगोलीय वस्तु नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि ये आपका सही नहीं है। क्वासर जो है, क्वासर भी खगोलीय वस्तु है। देखते हैं कैसे। कृष्ण मास्टर नहीं बल्कि कृष्ण विवर, मैंने बताया ना। ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है, ठीक है, काफ़ी दूरी से भी ये दिखाई देता है चमकता हुआ, और आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की गई है। और इसी तरह पल्सर भी एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन, जैसे हमारा दिल धड़कता है स्पंदन, उसके रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। तो ये सब अपने अपने आप में एक पिंड है। पता कैसे चला भाई? इनके द्वारा उत्सर्जित की गई रेडियो वेव्स से, ठीक है जी। तो ये है आपका सही आंसर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक है, प्रकाश वर्ष इकाई है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है। बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, चमकीलेपन की, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बहुत से लोग सब जानते हैं, अब तो बहुत सबको पता है कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। जब बहुत लंबी दूरियों को हमको मेजर करना होता है, तब हम किलोमीटर से बड़ा तो कोई पैमाना था नहीं हमारे पास, तो ये बहुत बड़े बड़े दूरियों के लिए हमने प्रकाश वर्ष को इकाई माना है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर वो दूरी है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, यानी कि ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी जो है आप देख सकते हैं, जो वैक्यूम में एक वर्ष द्वारा प्रकाश तय कर लेता है वो इसकी जो है प्रकाश वर्ष उसको बोलते हैं। दैट्स अ डेफिनेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि, अब चलिए एक एस्ट्रोनॉट के नज़र से देखते हैं, हालांकि हम में से कोई एस्ट्रोनॉट तो शायद ही हो। आकाश स्याह काला है, मतलब बिल्कुल डार्क ब्लैक, और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। अब देखिए, ताप वाली बात, चलिए अगर ये स्टेटमेंट मान भी लेते हैं कि ताप अधिक है, तो भी हम अंदर बैठ करके, अंतरिक्ष यान में बैठ करके हम ताप को कैसे जो है महसूस कर पाएंगे? तो ये तो सीधे से गलत हो गया। अब बचता है आकाश स्याह काला है, बिल्कुल सही। जब एक एस्ट्रोनॉट जो है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच बैठा हुआ है अपने उस पे यान पे, तो वहाँ वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से हमको आकाश जो है वहाँ से स्याह और काला दिख रहा है। और जब वायुमंडल नहीं है तो ध्यान रखिएगा, तारे भी नहीं टिमटिमाते हुए दिखेंगे। क्यों? तारे तो हमें टिमटिमाते दिख रहे हैं, तारे तो एज यूजुअल जैसे वो चमकते हैं वैसे ही चमक रहे हैं। बट क्योंकि हमारे पृथ्वी में सराउंडिंग जो है वो वायुमंडल की है, एटमॉस्फेयर जो है वो घेरे हुए है, उसमें अलग अलग डेंसिटी की गैसेस हैं, जैसे कि एक है तो ज़्यादा डेंस है, अगली गैस है तो कम डेंस है, दूर दूर है, ऐसे ऐसे कुछ है, और एक जो है वो बहुत पास पास है, ऐसे ऐसे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अब लाइट आ रही है, ये बहुत डेंस है तो यहाँ से उसको आने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर यहाँ आई तो हल्की सी मुड़ गई, फिर यहाँ आई तो यहाँ पे जो है एकदम रेयर है तो यहाँ से एकदम आराम से निकल गई ऐसे, फिर यहाँ आई तो भैया यहाँ बहुत ज़्यादा डेंस था, तो ऐसे करते करते वो ऐसे 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 लाइट आई। देन हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि भैया तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा एटमॉस्फेयर उसको अलाउ करता है। तो ये तारे टिमटिमाते हैं और आकाश काला हमें इसीलिए दिखता है क्योंकि हमारा वायुमंडल उसकी जो है पूरी वो जो बिखेर देता है सूर्य की किरणों को, तो इस वजह से उसमें कलर दिखाई देते हैं। बट ऊपर से तो नो वायुमंडल, नो एटमॉस्फेयर, तो नो एनी काइंड ऑफ कलर और जो भी है।
तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है। और ज़्यादा अच्छा समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, किसी अच्छी रेफरेंस बुक को ज़रूर देख सकते हैं आप। जैसे अब कुछ लोग महेश वर्णवाल बताते हैं, तो अगर जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं वो महेश वर्णवाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग यूपीएससी यूपीपीएससी वाले हैं भाई, जिनको मेंस में ज्योग्राफी रखना है, ध्यान दें, उनके लिए सविंद्रा सिंह बेस्ट है, और इंग्लिश वाले जीसी लियोंग रेफ़र कर सकते हैं। चलिए, अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाते ना दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडलहीनता है, और ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो देखिए, और रही बात ताप की, तो वहाँ स्टेटमेंट वैसे भी गलत है, क्योंकि ताप जो है वहाँ का 3 डिग्री केल्विन यानी कि -270 डिग्री सेल्सियस होता है। जम जाइएगा बाहर जाके। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो राइट स्टेटमेंट पकड़ना है हमको। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, तो ये तो नहीं होगा। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशमान भी हैं और चमकते भी हैं। देखिए, ग्रहों की अपनी कोई लाइट नहीं होती, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, इसीलिए उनको, वरना स्टार बोल देते अगर उनकी अपनी लाइट होती, क्योंकि स्टार की डेफिनेशन होती है जिनकी अपनी लाइट हो। तो अब बात करते हैं ग्रह, मतलब दूसरे की लाइट से चमक रहे हैं, यानी कि ये खुद अप्रकाशमान है लेकिन चमक तो रहे हैं। तो ऑप्शन होगा बी, अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, देखिए अब बताइए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में। ये शब्द किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो करंट अफेयर से जुड़े रहने वाले बता सकते हैं। भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, पृथ्वी के अंदर का वो क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, और मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। तो बताइए ये किससे रिलेटेड है गोल्डी लॉक्स जोन? तो जो लोगों को लग रहा है कि आंसर इसका सी है, बिल्कुल सही है वो, क्योंकि जो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज है, मतलब ये वो जोन है जहाँ पे आपको देखने मिलता है कि एक ग्रह के आसपास जो है, एक ग्रह में पानी वगैरह देखने का मिलता है, पानी और जीवन जैसी उनको कुछ मिलती है जैसे पृथ्वी में है। तो ये पृथ्वी के ही पास पाया जाता है, इसको पृथ्वी के आसपास के जोन को गोल्डी लॉक्स जोन बोल दिया गया। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गोल्डी लॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो अभी तक एकमात्र ग्रह जहाँ पे पानी है, बाद में तो पृथ्वी, मार्स वार्स में भी बात होती है, लेकिन अभी तक उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डी लॉक्स जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है। तो यानी कि जिस भी ग्रह के आसपास पानी और इस तरह की चीज़ें होंगी, पानी तरल से रिलेटेड, उसको हम गोल्डी लॉक्स जोन बोल देंगे। लेकिन क्योंकि ये जो जोन है वो फिलहाल पृथ्वी के पास स्थित है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है, अभी मिला नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये जोन आधे गर्म है ना आधे ठंडा है। यही चीज़ें इसको एक स्पेसिफिक जोन बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे ऐप को देख लीजिए, ये आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। देखिए, हीरक वलय इंग्लिश मीडियम, इसको डायमंड रिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतया पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतया पद चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो बताना है आपको राइट आंसर। तो यहाँ जो है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोगों को पता है कि वो सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के दौरान होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के कुछ सेकंड पहले पूरा होने के, और सूर्य ग्रहण जब शुरू होता है उसके कुछ सेकंड पहले, और जब वो ख़त्म होता है उसके कुछ सेकंड बाद, तो तब ये जो है एक दृश्य दिखाई देता है, ही डायमंड रिंग जैसा। वहाँ पे एक चमक होती है बहुत तेज़ सी। तो ये यहाँ पे जो राइट ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा हिंदी में है इसलिए समझ में आना मुश्किल है। केवल पूर्णतया पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है उसके परिधीय क्षेत्रों पर, उसके किनारों पर, और अंतराल में होता है। जैसे देखिए हीरक वलय, ये देखिए, ये आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, इस टाइप का परिधीय क्षेत्रों के आसपास जो है ये दिखाई देता है पूरा, ये रिंग एक टाइप की। और कब होता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, तो उस टाइम पे कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। तो अगेन ये आपका सही आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। अब ये जिनको पता है, उपसौर वाली कहानी पूछ रहा है, तो ये उपसौर वाली स्थिति है। कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को और 21 सितंबर को। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो सोचेंगे भाई
जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उसी दौरान ऐसा होता होगा, जो मोस्टली जो जो नए नए फील्ड में उतरते हैं उनको लगता है, बट ऐसा नहीं है। 3 जनवरी को जब सूर्य के सबसे पास में पृथ्वी होती है, ये वो दिन होता है जिसको हम उपसौर बोलते हैं, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा दूर कब होती है वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलिए, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहेलियन, इंग्लिश मीडियम ध्यान दीजिए, पेरिहेलियन, ठीक है। उपसौर इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, जिससे अपहेलियन या अपसौर कहते हैं। चलिए, आपकी मेहनत बच गई, आपको कमेंट नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग कमेंट करने में बहुत घबराते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता दिया, 4 जुलाई को जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उस दौरान पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, ओके, ध्यान दीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। अरे भाई, हिंदी मीडियम उनको भी नहीं समझ में आएगा। ये मतलब होता है इसका ब्राइटनेस, उसकी चमक, ठीक है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। और ये ऑप्शन तो पढ़ते ही एकदम मार देना गलत, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। बुध का एल्बिडो पृथ्वी से बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा चमक होगी उतना ही उसका एल्बिडो जो है वो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन है केवल एक सही है, बताना था तो केवल एक बता दिया हमने। अब देखते हैं, परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक या चाक्षुष द्युति, जिसको हिंदी में आप इसको ब्राइटनेस ही ध्यान रखिएगा, हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे अगर ये लिख दिया जाए तो पता होना चाहिए, नया शब्द है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है, ठीक है। क्या मैंने ऐसा बोला था कि एल्बिडो कम होगा तो चमक ज़्यादा होगी? तो उसको इग्नोर करिए, यहाँ जो एक्सप्लेनेशन लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम है, जिसलिए इसमें चमक बहुत कम होती है। जितना ज़्यादा एल्बिडो उतना ज़्यादा उसमें चमक होगी। कारण देखिए भाई, जितनी लाइट जो है वो ग्रह रिफ्लेक्ट कर देगा पलट के, मतलब आपको उतना ही ज़्यादा तो उसमें वो दिखाई देगा, चमक दिखाई देगी। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारी की सारी, तो ध्यान रखिएगा एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि वो फिर चमकदार नहीं दिखाई दे सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा ये फिजिक्स वाला कंसेप्ट है, जैसे वो रंगों में होता है कि सफ़ेद और काला रंग को लेके, तो यही यहाँ पे कंसेप्ट है। एल्बिडो जिसका ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। तो पृथ्वी की तुलना में बुध का एल्बिडो कम है, इसलिए वो स्टेटमेंट जो है वो सेकेंड वाला वो गलत था। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? बताइए, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? तो प्लूटो, शनि, मंगल या शुक्र? तो देखिए, शुक्र को लेकर के मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, इसका सन भी देख लीजिए कब भेजा गया था। मैगलन स्पेसक्राफ्ट को रडार मैपिंग मिशन हेतु शुक्र ग्रह पर 1989 में, यानी कि काफ़ी प्राचीन समय की बात हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ 1989 के आसपास की बात है। तो उस दौरान ये मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था। हालांकि अब तो इस समय पे बहुत सारे ग्रहों के लिए अलग अलग नाम से स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत पुरानी बात है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मान लीजिए पृथ्वी एक जीव है, तो फिर उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट या हर्मीज? तो यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे इसको न्यूज़पेपर्स में कि ग्रीन प्लैनेट करके लिखा होता है, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, ग्रीन प्लैनेट, इसको संज्ञा दी गई है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट? देखिए 8 मिनट कुछ सेकेंड का समय लगता है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है, ठीक है। अगर सेकेंड्स में पूछेंगे तो 499, वैसे वो आप लोग निकाल सकते हैं कभी अगर पूछ लिया तो। चलिए, बृहस्पति का वलय होता है, यानी कि जो बृहस्पति के आसपास जो वलय दिखाई देता है आपको, वो जो है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये बताना है। सिलिकेट्स का बना होता है, अस्तित्वहीन होता है, बहुत घना और अपारदर्शक होता है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, सिलिकेट्स का बना हुआ एक वलय होता है जो बहुत स्पष्ट तो नहीं दिखता, लेकिन आप जब देखेंगे उसकी इमेज तो आपको वहाँ दिखेगा बृहस्पति के पास वलय, और वो बना होता है सिलिकेट्स का, ठीक है। सबसे क्लियर वलय किसका है? शनि का। शनि का आपने देखा होगा। तो बृहस्पति के वलयों की खोज सबसे पहले 1979 में वॉइजर ने
वॉयजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी, ये उसका नाम था जिस स्पेसक्राफ्ट ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है और माना जाता है कि ये वलय सिलिकेट से बने हैं। जोवियन मतलब होता है बहुत बड़े आकार के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो टाइटन किसका उपग्रह है? बहुत लोग इसका आंसर जानते हैं, मुझे पता है। तो मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का? तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें। और इस एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास इतना है, ध्यान दीजिएगा, टाइटन। और ये देखिए आपको टाइटन की फ़ोटो। अब ये एवेंजर्स के जो दीवाने हैं वो ये ना सोचें कि टाइटन वो वाला टाइटन है जहाँ थेनोस रहता था, या हो सकता है कि उसमें इसी को परिकल्पना की गई हो, लेकिन यहाँ जब टाइटन की बात करते हैं तो ये उपग्रह है और जो कि शनि का एक उपग्रह है। तो अब ये बताइए, इस समय जो है क्योंकि एकदम से जो नासा ने शनि के 20 और नए उपग्रह खोज लिए हैं, तो इससे पहले जो है बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन जब ये खोज हुई तो अब जो टॉप पे है, जिस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है वो है शनि। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे ऐप पे चल रहे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे नीचे राइट साइड पे। अगेन आगे बढ़ते हैं। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है, मतलब उपग्रह हैं, यानी कि जैसे हमारा उपग्रह चंद्रमा है उसी तरह से ये किसके चंद्रमा है? निक्स और हाइड्रा। प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के या बुध के? तो हालांकि प्लूटो को हम पूरी तरह ग्रह नहीं मानते, लेकिन हम जब उसके उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं तो निक्स और हाइड्रा हमें देखने मिलता है। प्लूटो को बौना ग्रह माना गया है, ठीक है। सन 2006 की बात है जब प्लूटो को हटा दिया गया था उसकी लिस्ट से, ग्रहों की लिस्ट से। प्लूटो सौर मंडल का एक बौना ग्रह है, इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं और पाँचों के नाम एक बार देख लीजिए। चारोन, स्टिक्स, निक्स, कैरबस और हाइड्रा, ठीक है, ये 4 इसके नाम हैं। 5 सॉरी, चारोन, स्टिक्स, निक्स और कैरबस, हाइड्रा। ओके, और चारोन देखिए इसमें सबसे बड़ा है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो चारोन सबसे बड़ा है, ठीक है। और 2 ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह अभी तक खोजा नहीं जा चुका है, वो है बुध और शुक्र, जिनका कि कोई उपग्रह अभी तक नहीं है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, बताइए उसका भार बढ़ता है, घटता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो जो लोग जानते हैं उनको पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, आप जाएंगे पृथ्वी से चंद्रमा पे, आपका वेट कम हो जाएगा, 1/6 गुना कम हो जाएगा। तो यानी कि उसका भार घट जाएगा। क्यों? जो द्रव्यमान में ये कमी क्यों होती है? ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे हम अपना भार ज़्यादा महसूस करते हैं। सपोज़ करिए यहाँ पे मेरा वेट है 45, तो मेरा जो है चाँद पे मैं जाऊँगी तो मेरा 45/6 वेट हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये पूरा जो है वो आ जाता है उसमें डिफरेंस। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार भी घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। क्योंकि ये सूत्र है फिजिक्स वाले, ध्यान दें, पिंड का भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, राइट। हेल बॉब किसका नाम है? बताएं भाई, हेल बॉब किसका नाम है? एक पुच्छल तारे का कार्टून चरित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी और एक खिलौना। तो अब यहाँ तो ऑप्शन ही इन्होंने ऐसे दे रखे हैं कि पता है, तो जिनको नहीं भी पता था वो लगा सकते हैं इसमें आँख बंद करके। पुच्छल तारा है जो देखा गया था आपको बताती हूँ मैं सन एक्सप्लेनेशन में देख के, तो उसको हम लोगों ने हेल बॉब जो है वो नाम दिया था, ठीक है। सन था 1985 समथिंग, 1995। हेल बॉब या पुच्छल तारा एक कॉमेट है जो 23 जुलाई 1995 को देखा गया था। बृहस्पति की कक्षा से बाहर चमक रहा था, और क्योंकि इसकी खोज एलन हेल और थॉमस बॉब ने की थी, इसलिए उनके नाम पे इसको हेल बॉब नाम दे दिया गया, ठीक है। अभी तक बहुत कम ही कॉमेट्स जो है वो देखे गए हैं, तो इसलिए ये कॉमेट्स जो है वो ज़रूरी हो जाते हैं पढ़ना। अगेन, 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर अवस्थित है, यानी कि 0 डिग्री लैटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये हो गया लॉन्गिट्यूड और ये हो गया लैटीट्यूड। ये जो है कहाँ पे हैं, ठीक है, 0 डिग्री वाले। तो देखिए, अटलांटिक में, आर्कटिक में, हिंद में, प्रशांत महासागर में। जिन लोगों ने ये लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड चैप्टर कवर कर रखे हैं वो बता देंगे अटलांटिक महासागर से ये दोनों जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड होके गुजरते हैं, ठीक है।
चलिए, शून्य अंश अक्षांश रेखा या जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, शून्य देशांतर रेखा जिसे प्रधान मध्याह्न या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द डे। ठीक है, ये दोनों कहाँ काटते हैं एक दूसरे को? अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में, और ये खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसलिए हमने जो है ये क्वेश्चन यहाँ बना दिया। ठीक है, अफ्रीका के इधर पे। तो बस वही था हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 82.5 पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? अब भैया ये थोड़ा सा मैथमेटिकल और वो वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैथ्स है। पहले बताइए 82.5 डिग्री ये कहाँ का देशांतर है? आपको पता है हमारे भारत की बात हो रही है, ये इंडिया में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अब ये बात हो रही है कि 6:30 किस देशांतर पर, देशांतर नहीं बताया कि कहाँ है और किस देशांतर पर है 6:30। अब बताइए मध्याह्न मतलब 12 बज रहे हैं इंडिया में। अब 6:30 बज रहे हैं किसी देशांतर पे मान लीजिए एक्स पे, तो 6:30 और 12 के बीच में डिफरेंस है 5.5 घंटे का, पता है आपको। ठीक है, अब 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एक डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क आता है। तो इसी तरह से हम जो है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूम जाते हैं, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे जहाँ भी जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आप निकालेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ मैं। पहले देख लेते हैं, क्योंकि बात इंडिया की हो रही है। मान लीजिए ये 82.5 लॉन्गिट्यूड है, और जो है हमको बताना है कि 6:30 सुबह की 6:30, मतलब बात पीछे की हो रही है, हमें पीछे में बताना है। और आपको पता है कि ईस्टर्न साइड जब जाएंगे इसके जितना, तो इधर पे टाइम प्लस होगा, तो इधर तो नहीं जा रहे होंगे। अगर हमको टाइम माइनस करना है तो इधर तो नहीं जाना है हमको। ठीक है, इसको हटा देते हैं, हमको जाना है इधर। लेकिन कितने डिग्री देशांतर पर जाएं कि 6:30 बज रहा हो वहाँ? तो 5.5 घंटे बनाने के लिए उसको कैसे करेंगे, ये आप मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे। तो यहाँ जो 0 डिग्री के करीब ये जो है स्थान आएगा, जो 0 डिग्री पर होगा, जो कि हमारा लंदन है, ग्रीनविच जहाँ से होके जा रही है, यहाँ पे आपका सुबह का 6:30 बज रहा होगा। यानी कि 5.5 घंटे का फ़र्क है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से और हमारे 82.5 वाले इंडिया के टाइम में। अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा 5.5 घंटे का अंतर किसके किसके बीच में है? 0 डिग्री और इंडिया के टाइम देशांतर के बीच में। 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर, तो पूर्व या पश्चिम आप इसको काट दीजिए, पूर्व में तो नहीं होगा, पश्चिम पर। ठीक है, पश्चिम, ये पश्चिम है हमारे लिए। चलिए 82.5 पूर्वी देशांतर अर्थात भारत का मानक समय जब मध्याह्न हो और 6:30 बजे प्रातः का मतलब 5.5 घंटे का अंतर। चूँकि 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर हो रहा है, इसीलिए 5.5 घंटे में अंतर होगा 82.5 डिग्री का, अर्थात 82.5 डिग्री माइनस 82.5 0 डिग्री। तो अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करके करते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप किस तरह करना चाहते हैं। ओके, अब देखिए ये मैंने पेज छोड़ा हुआ था कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, लेकिन आई थिंक मैंने वो पहले ही समझा दिया है। मान लीजिए ये अर्थ है, ओके, बहुत गंदी अर्थ बनी है। चलिए मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये जा रही है यहाँ से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसकी बात मैं करी थी, इसके ईस्ट में, इसके पूर्व में जाएंगे तो हमेशा टाइम प्लस होगा। यानी कि यहाँ पे जाने पे टाइम प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट है और सूरज यहाँ कहीं से निकल रहा है, मतलब ये जगह पे पहले सवेरा हो जाएगा, जबकि यहाँ के लोग अंधेरे में होंगे। और जैसे जैसे पृथ्वी इसी उसमें घूम रही है, तो ये वाले पार्ट्स जो हैं ये बाद में जो है सूरज के सामने आएंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं तो यही बोलती हूँ कि आप किसी एनिमेटेड वीडियो को जो है देख के उसका सहारा ले लीजिए, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा इसके बारे में। ओके, तो ये था, बस मुझे ये बताना था कि जब इस तरफ बढ़ेंगे तो टाइम प्लस होगा, और अगर इस तरफ की बात पूछी जाएगी पश्चिम की, तो यहाँ हमेशा टाइम माइनस होगा। क्योंकि जब भी हम सूरज से उल्टी तरफ जा रहे हैं तो हमको वहाँ पे रात, अगर यहाँ दिन है तो यहाँ रात होगी, एक दिन पहले की रात। तो ये काफ़ी उलझे हुए से कंसेप्ट है, अगर समझ आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, किसी जहाज़ को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? यानी कि वो कौन से ऐसा तरीका है जिसको फॉलो करके वो कम समय में ट्रैवल कर सकता है। टाइम ट्रैवल तो नहीं कर सकेगा, खैर ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है।
तो किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा को, हवा को, देशांतर को या अक्षांश को? तो देखिए यहाँ बात हो रही है देशांतर को अगर फॉलो करके कोई जहाज़ जाता है तो वो सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, ठीक है, देशांतरों को फॉलो करके। ठीक, कैसे? देखिए जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन थी उसके आप वो वाला पृथ्वी का आधा पार्ट देख रहे हैं। सोचिए पीछे वाली पृथ्वी जो हमको नहीं दिख रही है, वहाँ पे उसके जस्ट 0 डिग्री के अपोजिट वहाँ पे एक 180 डिग्री की दूसरी जो है वो लाइन है जिसको हमने इंटरनेशनल डेट लाइन बोला है। वहाँ तक इतने घंटे का अंतर आ जाता है कि वहाँ से जब हम दूसरे उसको क्रॉस करते हैं यानी कि पूर्व में जाते हैं तो हम एक दिन कम हो जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो पहले ही वो सब काम हो रहा था, वो पहले ही हमसे आगे चल रहे थे पूर्वी वाले, तो वहाँ पे हम जो है एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड वो हैं, बिना किसी वीडियो को अच्छे उससे एनिमेशन के बिना हम इसको समझ नहीं सकते, और जिनको समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है। तो देशांतर को फॉलो करके यानी इंटरनेशनल डेडलाइन की बात हो रही है, उसको फॉलो करके अगर चलेंगे तो हम जो है एक मार्ग से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कम समय लगेगा। किसी जहाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए देशांतर की सापेक्ष यात्रा करनी चाहिए, जहाँ की 180 डिग्री देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है। पूरब से पश्चिम जाएंगे तो दिन कम हो जाएगा और पूरब में आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? ये भी काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए। अफ्रीका से, एशिया से, उत्तरी अमेरिका से या दक्षिणी अमेरिका से? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो अफ्रीका है। देखिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, मतलब आफ्टर एशिया, और ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे यहाँ से जो जाती है वो तीनों लाइंस जाती हैं। एक ये हो गई आपकी कौन सी हो गई है, कर्क, और ये हो गई आपकी 0 डिग्री, और ये हो गई आपकी मकर। तो ये तीनों ही लाइन जो है इसको क्रॉस करती हैं। देखते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, वहाँ से केवल दोनों गुजरती हैं जो आपकी इक्वेटर और मकर रेखा है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए डायग्राम में देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये इक्वेटर भी जा रही है और ये कैप्रिकॉर्न भी जा रही है। चलिए, आज का तो सेशन हो गया कंप्लीट और काफ़ी इन्जॉय किया होगा उम्मीद करती हूँ। और कहाँ कैसा आपको लगा और कहाँ पे आपको लगा कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मुझे आप चाहें तो बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा पढ़ते रहिए और हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।